हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स। मैनेजमेंट और एंड एथिक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो सीरीज़ में। ये हमारी 15वीं वीडियो सीरीज़ है और इससे पहले हमने 14 वीडियो सीरीज़ तक कंप्लीट करा लिया है। तो अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डाउनलोड करिए इंडियाज़ नंबर 1 एग्रीकल्चरल ई लर्निंग ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप, जो कि अवेलेबल है आपको गूगल प्ले स्टोर पे। जुड़िए हमारे साथ अपनी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे हम आपको अपने ऐप में फ्री ई बुक्स, फ्री क्लासेस प्लस आपको बहुत सारे पेड कोर्सेस हम प्रोवाइड करते हैं अपने एग्रीकल्चर ऐप पे, एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे ऐप पे। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इंकरेजेस इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इट्स कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऐसी कौन है जो इनकरेज करता है कि इफ़िशियंसी अच्छी हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो और हमारा जो गोल है, गोल को पाने के साथ साथ हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करें। तो क्या है ये, आपका कौन सा व्यू होता है? तो ये आपका यूटिलिटेरियन व्यू हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल्ड व्यू हो जाएगा, आपका राइट व्यू होगा और आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस व्यू होगा। तो ये आपका जो है कि यूटिलिटेरियन व्यू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो होगा आपका यूटिलिटेरियन व्यू, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी स्टेज आर इन मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रेशन में के मॉडल जो है उसमें कितने स्टेज होते हैं? तो उसमें हमारे जो है कि पूरे के पूरे 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, हमारे जो मॉडल है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट बुक एज वन ऑफ द 4 पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के जो है कि पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो कौन सा चीज़ इसमें नहीं मेंशन है? तो ये आपका यूटिलिटेरियन व्यू नहीं है, या फिर प्रिंसिपल्ड व्यू नहीं है, राइट व्यू नहीं है, या फिर आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस व्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल्ड व्यू आपका यहाँ पे नहीं है। सो द करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा आपका बी, प्रिंसिपल्ड व्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। The dash is concerned with respecting and protecting individual liberties and privilege such as right to privacy, freedom of conscience, फ्री स्पीच, लाइफ एंड सेफ्टी एंड ड्यू प्रोग्रेस। तो इसमें किसका जो है कि किस बारे में बात होती है? तो ये आपका जो है कि पूरे के पूरे राइट व्यू के बारे में बात होती है कि सबकी अपने प्राइवेसी के लिए राइट्स हैं, अपने कॉन्साइंसेस के लिए जो है कि फ्रीडम है, उनकी स्पीच के लिए, उनकी जो है कि कोई भी वो चीज़ बोलना चाहते हैं उनके लिए वो फ्री हैं, अपनी सेफ्टी के लिए वो फ्री हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी राइट्स व्यू में आती हैं। सो द करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो होगा आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? ओके, तो इस एथिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं या बेसिक रूल्स होते हैं वही हैं कि क्या डिफ़ाइन करना है, ये डिफ़ाइन करना है कि क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं या बेसिक जो डेफिनेशन है एथिक्स की वो है रूल और प्रिंसिपल दैट डिफाइंस राइट और रॉन्ग कंडक्ट। राइट और रॉन्ग कंडक्ट के बीच के जो डिफरेंस है उसको भी डिफाइन करता है हमारा एथिक्स। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा आपका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सोशल रिस्पॉन्सिवनेस रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ फर्म टू अडॉप्ट टू चेंजिंग डैश। जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिवनेस है वो किस तरीके की कैपेसिटी को अडॉप्ट करने के लिए बताता है? तो ये आपकी जो है कि सोसाइटल कंडीशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। द बिलीव दैट बिजनेसेस दैट हेल्प सॉल्व डिफिकल्ट सोशल प्रॉब्लम्स, क्रिएट अ डिजायरेबल कम्युनिटी एंड अट्रैक्ट एंड कीप स्किल्ड एम्प्लॉय इज नोन एज विच आर्गुमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये किस जो है कि आर्गुमेंट की बात करता है, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो ये आपका जो है कि एक बेटर एनवायरनमेंट बने उसके बारे में बात करता है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, बेटर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। द बिलीफ दैट बिजनेसेस शुड बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज सच
एक्शन आर राइट ऑन देयर ओन सेक इज़ नोन एज विच आर्गूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपका जो है कि इथिकल ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करेगा। इथिकल ऑब्लिगेशंस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। मोस्ट outspoken advocate of the classical view of social responsibility is economist and Nobel laureate। तो ये कौन है? तो ये आपके जो है कि मिल्टन फ्रीडमैन्स जो है आपके इसके जो हमारे एडवोकेट थे क्लासिकल व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो वो आपको जो है कि मिल्टन फ्रीडमैन थे आपके। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। डैश इज डिफाइंड एज अ बिजनेस फर्म ऑब्लिगेशंस बियॉन्ड दैट required by law and economics to pursue long term goal that are good for society। तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो बताती है कि आपको आपके अच्छी सोसाइटी के लिए आपको किस तरीके से जो है कि अपने फर्म के अलग अलग ऑब्लिगेशन को, अलग अलग लॉ को फॉलो करना है ताकि आपकी जो गोल है वो अचीव भी हो सके और सोसाइटी के लिए अच्छा भी रहे। तो ये क्या है? ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको वहाँ पे निभानी है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है ना कि आप किसी भी फर्म में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खोल रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ पार्ट 1% 2% जिस हिसाब से आपकी जो है कि अर्निंग है उस हिसाब से आप अपने सोसाइटी के लिए उसको एक ऐसा काम करो। ठीक है, जैसे कि आप कोई हैंड पंप डाल दो कहीं, ठीक है, या फिर कोई कहीं भी आप दे दो, प्लेग्राउंड दे दो, या फिर कहीं आप कोई लाइब्रेरी खोल दो। तो इस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर टेलर आइडेंटिफाई हु द ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स आर इन दिस। तो ये क्या है? स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन की जो क्या स्टेप होती है? तो वो जो है कि इनका फर्स्ट स्टेप होता है स्टेक होल्डर की। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। Mr. Taylor decide how to manage the external stakeholder relationship is the। इन्होंने बताया था कैसे डिसाइड करना है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे रिलेशन होगा, ये किस स्टेप में बताया था? तो ये उन्होंने फाइनल स्टेप में बताया है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा आपका डी, फाइनल स्टेप। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। Dash is the process of developing businesses to pursue trend and change that no one else has been seen before। बोला कि ऐसा क्या होता है जो कोई भी स्मॉल बिजनेस या बिजनेस को डेवलप कर रहा है ट्रेंड से थोड़ा हट के और ऐसा ट्रेंड ला रहा है जो कभी किसी ने देखा नहीं हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा आपका ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। मंस्टरबर्ग वर्क इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज इजीली कनेक्टेड विथ व्हाट द मैनेजमेंट अप्रोच। किस मैनेजमेंट अप्रोच को जो मंस्टरबर्ग थे इन्होंने अपनाया था? तो इन्होंने जो है आपके साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट को इन्होंने काम किया था। ओके, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो होगा आपका डी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ब्यूरोक्रेसी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको डिफाइन करते हैं और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं? तो डिवीज़न ऑफ लेबर, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अलग अलग तरीके से ये सब सारी चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। अकॉर्डिंग टू वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी डैश इज व्हेन पीपल आर सेलेक्टेड फॉर जॉब बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो ये किस तरीके की आइडियल ब्यूरोक्रेसी होती है? तो ये आपका जो है कि फॉर्मल सिलेक्शन होता है। फॉर्मल सिलेक्शन में ये होता है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, ठीक है, आपको वहाँ पे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाएगी, जॉब की कितने वैल्यू है, क्या उसकी जो है कि आपकी पेमेंट होंगी, प्लस आपकी जो है कि क्वालिफ़िकेशन और आपकी स्किल के बारे में सारी चीज़ें बात की जाएंगी। तो ये आपका जो है कि फॉर्मल सिलेक्शन के अंदर आता है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। दी 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एसोसिएटेड विथ होम। जो हमारे हेनरी फयोल थे ये आपके जो है कि साइंटिस्ट थे जो कि आपके
14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एथिक्स के से रिलेटेड थे, ठीक है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आपके हेनरी फेयोल रिलेटेड थे। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फेयोल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हेनरी फेयोल थे, जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था, उसमें से जो 14 प्रिंसिपल थे, तो उसमें इन 4 ऑप्शन में से क्या नहीं है। तो ये आपके जो है कि इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा आपका इक्वालिटी नहीं हो। बाकी ABC, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, ये सारे के सारे जो है कि आपके हेनरी फेयोल के जो है कि प्रिंसिपल के पार्ट थे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फोकसेस ऑन। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी वो किस पे फोकस करती थी, तो वो आपकी जो है कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये आपके फोकस रखती थी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो होगा आपका द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। बेस्ड ऑन हिज साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेलर सजेस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग पे प्रिंसिपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे टेलर ने किस तरीके की पेमेंट को सजेस्ट किया था, तो वो जो है कि आपके इंटेंसिव पेमेंट सिस्टम को उन्होंने प्रमोट या फिर सजेस्ट किया था, ठीक है। इंटेंसिव पेमेंट का मतलब हो गया आपका कि कोई भी काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं या फिर कोई काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं तो उस पर उनको इंटेंसिव मिलना चाहिए, यानी कि कुछ उनके सैलरी से एडवांस वहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका इंटेंसिव पे। इससे क्या होगा, इससे इंसान मोटिवेट, जो भी एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट होगा, ठीक है। मोटिवेट होगा तो अगली बार जो भी उनको टास्क दिया जाएगा उसको और अच्छे तरीके से करने के लिए मोटिवेट होंगे और उनको और अच्छा तरीके से करेंगे और वो जो है कि सारी की सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। तो इंटेंसिव पे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है प्राइमरी इशू दैट अरोज्ड टेलर टू क्रिएट अ मोर साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज। कौन सा प्राइमरी इशू, कौन सा जो है कि पहला ही इशू ऐसा प्राथमिकता दिया कि टेलर को जो है कि साइंटिफिक अप्रोच मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा साइंटिफिक बनाना पड़ा। तो यहाँ पे वर्कर की इफ़िशियंसी, जो वर्कर थे उनकी इफ़िशियंसी कितनी है, ठीक है, वो किस तरीके से अपनी इफ़िशियंसी को यूज़ कर रहे हैं, ये मेजर प्रॉब्लम वहाँ पे इशू क्रिएट हुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का वो होगा आपका यहाँ पे वर्कर इफ़िशियंसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट से कौन सा फ्रेजेस बहुत अच्छे तरीके से मैच करता है, तो ये होगा वन बेस्ट वे। वन बेस्ट वे जो है आपका यहाँ पे जो फ्रेज है ये आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट से काफ़ी मैच करता है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा आपका बी, वन बेस्ट वे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। फ्रेडरिक टेलर परफॉर्म्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क इन। फ्रेडरिक टेलर जो थे वो अपने जो काम थे, ठीक है, जो थ्योरीज थी वो किस पे ज़्यादा काम किए, कि कहाँ पे करिए, तो ये जो है कि आपके स्टील कंपनीज इन पेंसिल्वेनिया, ये जो है कि स्टील कंपनी थी वहाँ पे इन्होंने अपना ये काम किया था। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। अ वेल डिज़ाइंड गोल शुड बी। कोई भी वेल डिज़ाइन गोल है वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए रिटेन इन टर्म्स ऑफ आउटकम रैदर देन एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का वो होगा रिटेन इन टर्म्स ऑफ आउटकम रैदर देन एक्शन, ठीक है। एक्शन से ज़्यादा वहाँ पे आउटकम्स वहाँ पे देखना पड़ेगा, वैसा होना चाहिए जो गोल वेल डिज़ाइन गोल होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। इन दी एम्बियो सिस्टम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आर डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट के द्वारा वहाँ पे बताया जाता है और उनके द्वारा सजेस्ट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो होगा आपका ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है डैश प्लानिंग डोमिनेट मैनेजर्स प्लानिंग एफर्ट एट लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो डोमिनेट करती है मैनेजर्स के प्लानिंग एफर्ट को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा आपका ऑपरेशनल प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। गोल आर ऑफन कॉल्ड। जो गोल होते हैं उन्हें और क्या बोलते हैं, तो गोल को और हम बोलते हैं द फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग।
प्लानिंग का फाउंडेशन उन्हें बोला जाता है गोल्स को। सो द करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वो हो जाएगा डी। ओके, गोल की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो गोल क्या होता है, जैसे आपका भी कोई गोल होगा, आपका जो है कि जैसे कि एफसीआई में आपको सिलेक्शन लेना है, इस तरीके से गोल जो होते हैं ना वो आपको दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में काम करने हैं। ठीक है, आप फाउंडेशन रखते हो किसी भी प्लानिंग का। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ फिक्स है कि आपको एफसीआई में सिलेक्शन लेना है तो आप उसकी प्लानिंग करोगे। ठीक है, तो प्लानिंग की आप फाउंडेशन रखोगे कि नहीं, हाँ किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है, क्या एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न्स आते हैं, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे आप डिसाइड करोगे। तो गोल्स हमें डायरेक्शन देती हैं, ठीक है, प्लानिंग की फाउंडेशन के लिए भी हेल्प करती हैं। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का वो होगा आपका डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। डायरेक्शनल प्लान्स आर, जो डायरेक्शनल प्लान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो ये होता है फ्लेक्सिबल प्लान दैट सेट आउट जनरल गाइडलाइंस। ये फ्लेक्सिबल प्लान्स होते हैं, ठीक है, जो कि जनरल गाइडलाइंस हमारे दिखाते हैं। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो होगा आपका ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। ऑपरेशनल प्लान्स स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ, जो ऑपरेशनल प्लान है वो किस तरीके की डिटेल्स को बताते हैं? तो ये बताते हैं हाउ द ओवरऑल गोल्स आर टू बी अचीव्ड, कैसे पूरे ओवरऑल गोल्स को अचीव करना है, ये आपके ऑपरेशनल प्लान हमें बताते हैं। ठीक है, ओवरऑल गोल को कैसे अचीव करने हैं। ठीक है, गोल हम बनाए हैं तो पूरे के पूरे हमें वहाँ पे स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी होगी। ठीक है, वहाँ पे प्लान्स होंगे और किस तरीके से उस पर काम करना है वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बताई गई रहती हैं। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का वो होगा आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। स्ट्रैटेजी प्लान्स टेंड्स टू कवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन ऑपरेशनल गोल्स एंड ऑल्सो, जो स्ट्रैटेजी प्लान्स होते हैं वो किस तरीके के बताते हैं ऑपरेशनल गोल को। ठीक है, तो ये बताते हैं कवर अ ब्रॉडर व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉडर व्यू को वो जो है कि कवर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, कवर अ ब्रॉडर व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। स्पेसिफिक प्लान आर क्लियरली डिफाइंड एंड, जो स्पेसिफिक प्लान होते हैं वो क्लियरली डिफाइन होते हैं और उन्हें क्या होता है किसी भी प्लान का अगर हम डिटेल डिस्कशन और डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पास है देन हमारे पास कोई भी उनके लिए कहते हैं ना कि इंटरप्रिटेशन के लिए या फिर उनके लिए डाउट कोई वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा लीव्स नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन के लिए कोई भी वहाँ पे जो है कि संभावनाएँ नहीं होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन सेज एंड व्हाट इट वांट इट्स वेरियस स्टेक होल्डर टू बिलीव आर रिफर्स टू एज। तो ये जो है कि आपके बी हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, स्टेटेड गोल, स्टेटेड गोल हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। प्लानिंग इन्वॉल्व्स टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। प्लानिंग में हमें दो एलिमेंट क्या क्या होते हैं? तो गोल और प्लान्स। ठीक है, क्या गोल है और क्या क्या उसके लिए प्लानिंग करनी है, दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमारे प्लानिंग के होते हैं। ओके, गोल है तभी आप उसके हिसाब से प्लान बनाओगे और फिर उसी के हिसाब से उसी डायरेक्शन में आप अपने काम को आगे प्रोग्रेस में लाओगे। तो ये प्लानिंग के दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। प्लानिंग इज़ ऑफन कॉल्ड द प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन बिकॉज इट्स प्राइमरी, प्लानिंग को हम प्राइमरी मैनेजमेंट फंक्शन क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये बताता है कि किस तरीके से हमें और भी सारे काम करने हैं। ठीक है, अदर फंक्शन उसको कैसे हमें फंक्शन में लाना है। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, एस्टैब्लिशेस द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शंस। ओके, और भी सारे फंक्शंस और भी सारे काम कैसे करने हैं उस चीज़ को यहाँ पे स्टोन फाउंडेशन का काम करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। द इफेक्ट ऑफ प्लानिंग ऑन मैनेजर्स इज दैट इट्स फोर्सेज देम टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो प्लानिंग के लिए मैनेजर्स होते हैं वो किस तरीके के उनको फोर्स देते हैं कि किस तरीके की वहाँ पे चेंजिंग होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज। ठीक है, किस तरीके के चेंज हमें इम्पैक्ट, जो किस तरीके का इम्पैक्ट हमारे ला रहा है चेंज, कोई भी हम चेंज ला रहे हैं तो उस तरीके से मैनेजर को प्लानिंग करनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। जनरली स्पीकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीस्ट स्ट्रेंड हाई परफॉर्मेंस इन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये आपका जो है कि क्वालिटी ऑफ प्लानिंग, क्वालिटी ऑफ प्लानिंग आपको बताता है कि कौन सा आपका जो है कि हाई परफॉर्मेंस फंक्शन आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका जो है कि क्वालिटी ऑफ प्लानिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। फॉर्मल प्लानिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। जो फॉर्मल प्लानिंग होती है वो आपकी जो है कि क्या कौन कौन से एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करती है। तो ये आपके जो है कि राइटिंग ऑब्जेक्टिव को इन्वॉल्व करती है हमारी फॉर्मल प्लानिंग। सो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राइटिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इनफॉर्मल प्लानिंग इज़। जो इनफॉर्मल प्लानिंग होती है वो क्या होती है। सबसे पहले इनफॉर्मल और फॉर्मल की बात करेंगे। फॉर्मल वहाँ होती है जहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी करनी होती है, जैसे कि आप स्कूल में गए, वहाँ पे आपको ड्रेस कोड देना है, ठीक है, आपको जिस टाइम जो चीज़ें डिसाइड की गई उस तरीके से आपको काम करने हैं। तो कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी आपके जो है कि जॉब का एरिया हो, वो सब सारी चीज़ें आपकी फॉर्मल में आती हैं। अब बात करेंगे इनफॉर्मल प्लानिंग की। इनफॉर्मल प्लानिंग में बात करेंगे जैसे कि हमारे फार्मर को हमारे जो है कि ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई भी ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती, ठीक है, आप अपने तरीके से सारे काम को वहाँ पे करवा सकते हो। तो इनफॉर्मल में जनरली होता क्या है कि जनरल एंड लैक कंटिन्यूटी। वहाँ पे क्या होता है, इनफॉर्मल है तो वहाँ पे कंटिन्यूटी लैक करेगी। ओके, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे जनरल एंड लैक कंटिन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। द टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच ऑफ द सोल्यूशन इज कंसिडर्ड गुड इनफ इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपका जो है कि कोई भी डिसीज़न और सोल्यूशन है उसका, ठीक है, इतना इनफ, इतना अच्छा है कि लोगों को वहाँ से वो जो है कि क्या हो सकते हैं, ताकि वो इतना उसका जो सोल्यूशन है इतना हो कि लोग सेटिस्फाई हो जाएं उससे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का वो होगा आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इट इज़ अज्यूम्ड दैट अ परफेक्टली रेशनल डिसीजन मेकर। ये अज्यूम किया जाता है कि परफेक्टली रेशनल डिसीजन मेकर क्या होते हैं। तो उनका ये होता है ना कि ऑब्जेक्टिव वुड बी ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। जो रैशनल डिसीजन मेकर होते हैं उनका जो डिसीज़न है, ठीक है, वो जिस तरीके के डिसीज़न को बना रहे हैं या बता रहे हैं उनका लॉजिकल भी होना और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का वो होगा आपका डी वुड बी ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। मैनेजर्स आर एज्यूम्ड टू बी डैश, दे मेक कंसिस्टेंट वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस विद इन स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट। तो ये क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है, ये लोग मैनेजर जो है उनको रैशनल एज्यूम किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ए रैशनल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर इन इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन है जो आपको बताता है कि किसी भी जो है डिसीज़न को इफ़ेक्टिव बनाना है, इवैल्यूएशन सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यू मे हैव टू स्टार्ट द होल डिसीजन प्रोसेस ओवर। सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है, और ताकि हमारा जो डिसीजन प्रोसेस है वो ओवर हो जाए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाइनल स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेप क्या होता है। तो फाइनल स्टेप यही होता है कि इवैल्यूएट करें और डिसीजन को इफेक्टिव बनाएं, ठीक है। तो इवैल्यूएटिंग एंड डिसीजंस इफेक्टिवनेस, ठीक है, डिसीजन को इवैल्यूएट कर रहे हैं ताकि वो और भी इफेक्टिव हो। सो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। डैश इंक्लूड्स कन्वेइंग द डिसीजन टू दोज अफेक्टेड एंड गेटिंग देयर कमिटमेंट टू इट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ अल्टरनेटिव इंक्लूड्स कन्वेइंग अ डिसीजन टू दोज अफेक्टेड एंड गेटिंग देयर कमिटमेंट टू इट। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय। सो क्वेश्चन नंबर 45 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चूजिंग द अल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट स्कोर।
अल्टरनेटिव को हम चूज़ कर रहे हैं जो कि आपके साथ हाईएस्ट स्कोर पे हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का वो होगा आपका यहाँ पे ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। इन स्टेप 6 ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ईच अल्टरनेटिव इज इवेल्युएटेड बाय अप्रेजिंग इट्स अगेंस्ट दी। अप्रेज कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, वो जो है कि आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का वो होगा आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट फॉलोज आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ऐसा कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होता है ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स और डिसीजन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे आपका एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया, और एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया को हम वेट देंगे कि किस क्राइटेरिया पे कितना हमें काम करना है, कितना उसके बारे में सोचना है। इस हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो होगा आपका यहाँ पे ए, एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। टू डिटरमाइन दी डैश अ मैनेजर मस्ट डिटरमाइन व्हाट इज़ रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट टू रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपका डिसीजन क्राइटेरिया होगा जो कि आपको मैनेजर को डिटरमाइन करना है ताकि आपकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व किया जा सके। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे डी, डिसीजन क्राइटेरिया। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू इनिशिएट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसे फॉलो करना है या फिर जिसे हमें जो हमें हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज़रूर से होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, प्रेशर टू एक्ट, ठीक है। उसमें प्रेशर टू एक्ट का मतलब होता है कि एक तरीके का आप प्रेशर वहाँ पे रखो कि कोई भी काम अगर करवाना है तो वो लोग आपके काम को मतलब मना ना कर पाए, तो वो प्रेशर टू एक्ट जो है कि वहाँ पे होना ज़रूरी है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का वो होगा आपका यहाँ पे बी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 50। द फाइनल स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ टू डैश। फाइनल स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, इवेल्युएट द आउटकम ऑफ द डिसीजन। जो डिसीजन लिया गया है, ठीक है, उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो डिसीजन लिया गया था वो कितना अच्छा हुआ, कितना हमारे गोल्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है और कितना हमारा जो है कि प्रोग्रेस उस चीज़ से होगा, कितना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे उस डिसीजन से होगा। ये सब सारी चीज़ें हम फाइनल स्टेप में इवेल्युएट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी, इवेल्युएट द आउटकम डिसीजन। सो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये रही आज की पूरी हमारी वीडियो सीरीज़, पूरी क्वेश्चन सीरीज़ आपकी 50 क्वेश्चन की, ठीक है। कैसी लगी वीडियो सीरीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइए और जो है कि अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़ोरों शोर से करते रहिए, बिकॉज आपके डेट्स भी आ गए हैं और आप जो है कि लगे रहिए आप हमारे साथ एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप में, जो कि है हमारे इंडिया का नंबर 1 एग्रीकल्चर ई लर्निंग ऐप। आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा और डाउनलोड करिए और बहुत सारे जो है कि बेनिफिट्स हमारे जो है कि ऐप से ले सकते हैं आप। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जो है कि डिफरेंट सोशल मीडिया को, जैसे कि टेलीग्राम। वहाँ पे आपको अलग अलग PDF शेयर किए जाते हैं जो कि फ्री हैं और आपको जो है कि जॉब नोटिफिकेशन भी दी जाती है, प्लस आपको क्लास की नोटिफिकेशन दी जाती है और भी बहुत सारे क्विज़ वहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे, प्लस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट दिए जाते हैं। प्लस आपको जो है हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना है, ओके। तो फॉलो करिए हमें यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे और टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए।